नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, और चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो उस चैप्टर में हमने देखा कि जब हम आजाद हुए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसी हालत थी, और जो चैप्टर पढ़ने के बाद हम समझ गए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही खराब थी और किन कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति हुई थी, इसको भी हमने समझा। पिछले चैप्टर को स्टडी करने के बाद हमने देखा कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी स्थिति भी बहुत ही खराब थी। हमारी जो प्रोडक्टिविटी था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो बहुत ही कम था। जो फार्मर्स की स्थिति थी वो बहुत ही मिजरेबल थी, क्योंकि ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा जिसमें फार्मर्स को बहुत परेशान किया। जमींदारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, महलवारी प्रथा, इनसे जो फार्मर्स थे वो काफी परेशान हुए। उसके बाद हम देखे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बहुत ज्यादा उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा उनकी पॉलिसीज का। जैसे हमारा जो बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज था उसको डेवलप ही नहीं होने दिया ब्रिटिशर्स ने अपने रूल के अंडर। जो हमारा समृद्ध हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिशर्स ने, और कोई अल्टरनेटिव इंडस्ट्रियल बेस डेवलप होने ही नहीं दिया। कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज, कॉटन, टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील कंपनी जो 1907 में खुली थी, टिस्को वाली, उसको छोड़ के कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे देश में नहीं थी। डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बेस हमारा नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति थी वो भी काफी खराब थी। जब हम आजाद हुए थे गांव तक रोडों का नेटवर्क नहीं था, अधिकतर जगह कच्चे रोड्स थे। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए ब्रिटिशर्स ने, नो डाउट, जैसे रेलवेज, पोर्ट्स, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज, बट उनका जो मोटिव था वो मैक्सिमम ड्रेन हो सके हमारे रिसोर्सेज का। इसी कारण उन्होंने ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, लॉ एंड ऑर्डर आसानी से मेंटेन हो सके ताकि उनका शासन और समृद्ध हो सके। इस कारण उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया। तो जो सोशल वेलफेयर का मोटिव था वो कहीं भी नहीं था उनके कोई भी इन्वेस्टमेंट में। अब जब हम आजाद हो गए तब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया, इस कहानी को हम इस चैप्टर में समझेंगे। शुरुआत के 40 सालों में हमने कैसे अपनी इकोनॉमी को, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया, कैसे हमने पंचवर्षीय योजनाओं के क्या क्या गोल सेट किए, इन सारों चीजों को हम इस चैप्टर को पढ़ के जानेंगे। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जो 5 ईयर प्लान्स के गोल्स थे, जो लक्ष्य थे, उनको समझ पाएंगे। हम ये भी समझ पाएंगे कि अलग अलग सेक्टर्स में कौन कौन सी विकास की नीतियां अपनाई गई। जैसे अलग अलग सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सेक्टर्स में कौन सी डेवलपमेंट पॉलिसीज अपनाई गई, इन चीजों को हम इस चैप्टर को पढ़ के समझ पाएंगे। और हम समझ पाएंगे जो रेगुलेटेड मोड में हमने शुरुआत के 40 सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, जो हमारा इनवर्ड लुकिंग अप्रोच था शुरुआत के 40 सालों में, उसकी क्या मेरिट्स रही, क्या डिमेरिट्स रही, इन चीजों को हम समझ पाएंगे। रेगुलेटेड इसलिए क्योंकि उस समय सरकार हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक तरह से कंट्रोल करती थी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। हर क्षेत्र में सरकार का दबदबा था, जिसको हम आगे कुछ चैप्टर्स को पढ़ के हम ये चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कोट है फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ये लिया गया है। द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया is to initiate a process of development which will raise the living standards and open out to the people new opportunities for a richer and more varied life। तो जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था हमारा प्लानिंग का, जो मुख्य उद्देश्य था हमारी योजना का, वो लोगों के जीवन स्तर में सुधार करवाना, लोगों को नए नए अवसर देना, ताकि जिससे वो समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन जी सके। यही हमारा प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में कैसे शुरुआत किया जाए, तो उन नीतियों को अपनाया जाए, विकास की ऐसी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए जिससे लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके तथा लोगों के लिए और समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन के लिए नए अवसर उपलब्ध कराया जा सके। तो आप देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया वॉक टू ए न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम, भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उस दिन उदित हुआ था। अब हम एक तरह से अपने
भाग्य के खुद निर्माता हो गए थे। 200 साल तक हमने ब्रिटिश रूल हमने झेला, ब्रिटिश के गुलाम थे हम एक तरह से। तो हम अपने ढंग से किसी भी चीज को कर नहीं पाते थे। देश को कैसे आगे बढ़ाना है ये ब्रिटिशर्स डिसाइड किया करते थे। बट जब हम आजाद हुए तो जो जॉब था नेशन बिल्डिंग का, अब वो हमारे हाथ में आ गया था। हमें अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है ये कोई फॉरेन नेशन डिक्टेट नहीं करेगा। अब हम आजाद नेशन थे, आजाद राष्ट्र थे, और कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे इसका फैसला हमें खुद करना था। तो जब हमारे आजादी मिली तो यहाँ के लीडर्स को बहुत सारी चीजों पर चिंतन करना पड़ा कि कैसे बहुत सारी समस्याएं थी। जब हम आजाद हुए पॉवर्टी लेवल बहुत ही ज्यादा था, बेरोजगारी की समस्या थी, लोगों को 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिला करती थी, अनाज का उत्पादन हमारे देश में बहुत ही कम था। तो बहुत सारी समस्याएं थी, रिफ्यूजीज का रिहेबिलिटेशन करना था। आपको पता है पार्टीशन के बाद बहुत सारी रिफ्यूजी क्राइसिस की झेलनी पड़ी इंडिया को। तो इन सारी चीजों का जो हल था वो तो हमारे लीडर्स ढूंढ ही रहे थे। उसके साथ साथ उन्हें एक ऐसी आर्थिक प्रणाली का चयन करना था जो इस राष्ट्र के लिए सबसे सुटेबल हो सके, जो कि ऐसे सिस्टम का निर्माण कर सके जिसमें सभी लोगों का सर्वजन सुखाए वाली बात हो, जहां मतलब सभी लोगों के वेलफेयर पे वो काम कर सके, ना कि ऐसी नीतियां अपनाई जाए जिससे सिर्फ कुछ ही लोगों का भला हो सके। तो ऐसी आर्थिक प्रणाली का चयन करना था जिससे मैक्सिमम वेलफेयर हो सके मासेस का। तो हम जानेंगे कि बहुत अलग अलग टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, जैसे कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद, समाजवाद, सोशलिज्म। तो जो सिस्टम को हमने अपनाया था वो था सोशलिज्म, और जो उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको सबसे ज्यादा अपील यही सिस्टम किया था। बट इसको हम आगे पढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि इसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम से हम क्या समझते हैं, सोशलिस्ट सिस्टम से हम क्या समझते हैं, ये हम पहले समझेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। इसको बॉक्स 2.1 में दिए गए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। देखिए, एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर 3 क्वेश्चंस। क्या है भाई, कौन से 3 प्रश्न है? पहला प्रश्न है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो कि देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड? शुड प्रोड्यूसर्स यूज मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स? वस्तुओं और सेवाओं किस प्रकार उत्पादित की जाए? उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करें या फिर मशीनों का अधिक प्रयोग करें, यह भी डिसाइड करना है। तीसरा, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल? उसके बाद जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए, यह भी एक समस्या है। और इस 3 समस्या जो हमने पढ़ा, इसे बेसिक प्रॉब्लम या फिर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस हमें इसलिए झेलना पड़ता है कि आप देख सकते हैं कि गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की। तो हम अगर अनलिमिटेड गुड्स रहता तो हमें ये समस्या झेलनी नहीं पड़ती। तो सिंस क्योंकि स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, इसलिए हमें रिसोर्सेज का कैसा इस्तेमाल करना है, अपने पैसा को किन चीजों के उत्पादन में लगाना है, इसको हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद एक ही रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज भी है। तो कौन सी रिसोर्सेज को हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, कौन से रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा हमारे देश में नीड है, कौन से प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा हमारे देश में नीड है। तो इसलिए ये पहला जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ड्यू टू स्कार्सिटी एंड ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज, इसी 2 फैक्टर्स के कारण हमें ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। तो किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए हम या तो ज्यादा मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ज्यादा ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका भी फैसला किसी भी अर्थव्यवस्था को इसका फैसला करना पड़ता है, और ये फैसला वो अपने देश में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को देख के करती है और उनके फैक्टर प्राइसेस को कंसिडर करने के बाद ही इस फैसले पर कोई भी देश अमल करती है। अगर उनके देश में
जैसे इंडिया एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, तो हमारे लिए जो बोला जाता है, जो इकोनॉमिस्ट एडवोकेट करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एमएसएमईज को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मासेस को रोजगार मिल सके। वहीं जो डेवलप्ड नेशंस है वहां पे लेबर स्केयर है और लेबर कॉस्टलियर है वहां पे, तो उनके लिए मशीनों का प्रयोग करना ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। तो देश की आर्थिक कंडीशन को देख के इन चीजों पे फैसला लिया जाता है। तीसरा, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। तो किसी भी देश में अमीर और गरीब दोनों होते हैं, तो गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होना चाहिए। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका डिमांड, जैसे एसेंशियल गुड्स, उनका डिमांड तो अमीर और गरीब दोनों करते हैं, बट कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, लग्जरी आइटम्स, जिनका जो डिमांड है वो मोस्टली रिचर सेक्शंस के द्वारा किया जाता है। तो कैसे गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे इकोनॉमिक एक सामंजस्य बैठा सके, ताकि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ना हो और जो अमीर हैं गरीब हैं उन सभी तक वस्तुओं की जो पहुंच है वो आसानी से हो सके। इन सारे चीजों को किसी भी इकोनॉमी को इन प्रॉब्लम्स, इन क्वेश्चंस को फेस करना ही रहता है, और इन क्वेश्चंस का आंसर जो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स है उनमें ही इनका आंसर छुपा हुआ है। जैसे अगर हम एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड है एंड सप्लाई, ये दो जो मार्केट फोर्सेस हैं, ये दोनों मिलके वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करते हैं। और कैपिटलिज्म में सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है जिनका मांग हो। तो कौन सी वस्तुएं प्रोड्यूस करना है, किन के लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारे आंसर्स जो हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में, वो मार्केट फोर्सेस जो होते हैं, मार्केट फोर्सेस बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई, जैसे किसी वस्तु की क्या कीमत होगी, वो बेसिकली जहां पे हम डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाता है, वहां पे वस्तु का कीमत का निर्धारण होता है। तो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो बेसिकली वहां पे प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव जो फोकस होता है, सोशल वेलफेयर मोटिव कहीं ना कहीं बैक साइड ही रहता है, और वैसी ही वस्तुओं का उत्पादन होता है जिसकी मार्केट में डिमांड हो और जिसको आसानी से बेचा जा सके डोमेस्टिक या फिर फॉरेन मार्केट्स में। अगर कार्स डिमांड में है तो कार प्रोड्यूस होंगे, अगर बाइसिकल डिमांड में है तो बाइसिकल्स का उत्पादन होगा। अगर लेबर सस्ता है कैपिटल से तो लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल होगा, या फिर अगर कैपिटल सस्ता है लेबर से तो लेबर इंटेंसिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो मेन सोल मोटिव होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, और जो गुड्स का बंटवारा भी होता है वो ये ध्यान में नहीं रख के किया जाता है कि लोगों की एक्चुअल आवश्यकता क्या है, बट ये देखा जाता है कि जो वस्तु हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका मांग कितना है, लोगों को खरीदने की उसकी क्षमता है कि नहीं है, लोगों के पास पैसे हैं कि नहीं, परचेजिंग पावर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मच नीडेड बट विल नॉट बी काउंट एज डिमांड इन द मार्केट सेंस बिकॉज द पुअर डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर टू बैक द डिमांड। तो जैसे लो कॉस्ट हाउसिंग का डिमांड तो है, नीड है लोगों को, लेकिन ऐसे हाउसिंग प्रोडक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट नहीं किए जाएंगे क्योंकि जो गरीब जनता है उनके पास इतना परचेजिंग पावर ही नहीं है कि वो इस डिमांड को फुलफिल कर सके। तो इस कारण इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है, रिसोर्सेस के कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट हैंड्स में होता है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज में। इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम से कम होता है, इसमें छोड़ दिया जाता है मार्केट फोर्सेस पर। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना मुख्य उपदेश होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और बिक्री से लाभ कमाने के लिए कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती है। जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे कट थ्रॉट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन एंड सेल प्राइसेस है वो किस पे मार्केट फोर्सेस का इस्तेमाल करके डिटरमाइन की जाती है। आप
सिंपल ये जो मार्केट फोर्सेस हैं इसे आप डरे नहीं, ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई। तो जैसे आप बाजार जाते हैं तो अगर आप मान लीजिए कद्दू खरीदना चाह रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि कद्दू हमको 20 रुपया किलो में, आप सोच के ले गए हैं माइंड में कि 20 रुपया किलो में हम कद्दू 1 kg लेके आएंगे, बट जब आप गए तो पता चला आपको कि 30 रुपया मार्केट में कद्दू का प्राइस है। तो आप बार्गेन करने लगे एक शॉपकीपर में, एक सेलर से, तो उसने बोला नहीं 20 रुपया तो नहीं, मैं नहीं दूंगा। 25 में फाइनली जो प्राइस हुआ वो एग्री हुआ कि 25 रुपया में दिया जाएगा कद्दू, और आप भी उस प्राइस पे कद्दू को लेने के लिए एग्री हो गए। तो देखिए आप यहाँ पे जो आपका डिमांड प्राइस था वो 20 था और जो सप्लाई प्राइस था वो 30 था। तो यहाँ पे मांग और पूर्ति एक दूसरे को नहीं काट रही थी, लेकिन जब ये दोनों बराबर हो गए तो एक प्राइस का निर्धारण हुआ। सेलर भी उस प्राइस पे देने के लिए एग्री हो गया 25 रुपये पे, और आप भी 25 रुपये पे कद्दू लेने के लिए एग्री हो गए। तो इसी तरह वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है इकोनॉमिक्स में, और कैपिटलिस्ट सिस्टम में बाजार पे छोड़ दिया जाता है। बाजार माना जाता है कि खुद चीजों के प्राइस को निर्धारण सप्लाई और डिमांड फोर्सेस का इस्तेमाल करके कर लेगा, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इससे क्या होता है कि जो गरीब हैं उनके शोषण होने का डर इसमें ज्यादा रहता है। तो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें उसकी संभावनाएं ज्यादा होती है। इसमें कट थ्रोट कंपटीशन होता है। तो जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे लेवल के बिजनेसमैन हैं, उन्हें हार्श कंपटीशन फेस करना होता है। बट इसकी कुछ मेरिट भी है कि इसमें कंज्यूमर्स के बाद फ्रीडम है, और कैपिटलिस्ट सिस्टम में कुछ पॉजिटिव्स भी पाई जाती हैं। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडिविजुअल फ्रीडम का रिस्पेक्ट होता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वहां आपको देखने को मिलेगी। लोगों को आज़ादी है कि वो अपने ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है वो ले सकते हैं, और इनोवेटिव टेंडेंसीज और कम्पिटिटिव स्पिरिट वहां को ज्यादा देखने को मिलता है किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। बट नेहरू जी को ये मॉडल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने जो सोशलिस्ट मॉडल था उसको अपनाया, क्योंकि इनको लगा कि अगर हम इस मॉडल को अपनाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो मासेज हैं उनको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का चांस नहीं मिलेगा, और बहुत सारे लोग विकास से का लाभ नहीं उठा सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम आजाद हुए तो देश हमारा गरीब था, ना ही प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा था कि वो सेल्फ के लिए कोई डिसीजन ले सके, और जो हैवी और बल्कि इन्वेस्टमेंट था वो कर सके। क्योंकि जब हम आजाद हुए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, तो उसमें सरकार को एक तरह से एक्टिव रोल प्ले करना ही था। तो इसलिए ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था हम बाजार पे नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हमने सोशलिस्ट सिस्टम को अपनाया। अब हम देखते हैं सोशलिस्ट सिस्टम होता क्या है। तो समाजवादी सिस्टम होता है वो इन तीनों प्रश्नों का जो उत्तर है वो एक तरह से पूरी तरह से भिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज में सरकार ही यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो सरकार ये फैसला लेती है समाजवादी सिस्टम में कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरकार को बहुत अच्छे से पता है अपने लोगों के बारे में, और वहां पे जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के जो डिजायर है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। जो मेन एम होता है वो सोशल वेलफेयर का होता है। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव कहीं ना कहीं बैक साइड में रहता है। जो प्राइम मोटिव होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का वो मासेस का वेलफेयर। तो इसमें सरकार मेजर रोल प्ले करती है, वही डिसाइड करती है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होगा। आप देख सकते हैं व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और उनका बंटवारा भी कैसे होगा। इन सारी चीजों का फैसला सरकार लेती है। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार एक्टिव रोल प्ले करती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल थोड़ा कम होता है, ना के बराबर होता है। बस वो सरकार के प्रयासों को सप्लीमेंट करती है, और जो लीडरशिप रोल है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे जो वस्तुओं का बंटवारा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका पैमाना ये नहीं रहता है कि क्या लोग खरीद सकेंगे, बट उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनको लोगों को एक्चुअल नीड है उन वस्तुओं का। जैसे आप देख सकते हैं भारत में
फ्री में सरकारी हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, सरकारी स्कूल्स चलाए जा रहे हैं। इसका मोटिव मासेस के वेलफेयर पे है। सरकारी स्कूल्स और सरकारी अस्पताल में गरीब लोग आते हैं, तो गरीब लोग भी डेवलपमेंट का लाभ उठा सकें, उनका जो सोशल इंडिकेटर्स है वो इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पे सरकार एक मेजर रोल प्ले करती है और ये नहीं देखती है कि जो हम वस्तु उत्पादित करने जा रहे हैं वो सारा सामान हमारा बिक जाए। वो देखती मेन है कि लोगों की एक्चुअली क्या नीड है, उसी अनुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी में। हालांकि कुछ ऐसी टोटली सोशलिस्ट सोसाइटी है, टोटलियरियन स्टेट्स भी इनको कहा जाता है, मतलब वहां पे प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं रहता, वहां पे प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है, जो कि क्यूबा और चाइना और वियतनाम जैसे देशों में इस मॉडल को अपनाया गया था। वहां पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्क्स और एंगल्स के आइडियोलॉजी से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और मार्क्स एंड एंगल्स ने माना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द सोर्स ऑफ ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक इविल्स। जितनी भी सामाजिक और आर्थिक बुराइयां हैं उसका मेन कारण प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। तो इसलिए कंप्लीट नेशनलाइजेशन की बात करते थे और ऐसा ही हुआ। बहुत सारी कंट्रीज ने इसी इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया, क्यूबा हो गया, चाइना हो गया, क्योंकि उनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो लेबर क्लास है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और उनका सोल मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, मासेस के वेलफेयर से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे क्यूबा और चाइना जैसे देश। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को इसी मॉडल पे अपनाया। तो ट्रू स्ट्रिक्टली वो पूर्ण रूप से एक सामाजिक सोसाइटी थे, जिन्हें टोटलियरियन स्टेट्स भी कहा जाता है। बट हमने जो सोशलिस्ट मॉडल अपनाया वो कहीं ना कहीं जो दो एक्सट्रीम्स हैं, जैसे देख ही सकते हैं आप, कैपिटलिज्म क्या बोलता है कि भाई सरकार हस्तक्षेप ना करे, जो भी है प्राइवेट सेक्टर अपना ख्याल खुद कर लेगी, और जो मार्केट फोर्सेस हैं उनके द्वारा ही इकोनॉमिक के जो भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में मार्केट सक्षम है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था और ये तो मानता है जो सोशलिस्ट स्टेट है ट्रू सेंस में, वो मानता है कि प्राइवेट सेक्टर का नीड ही नहीं, सरकार ही सारे चीजों पर, सरकार का ही स्वामित्व हो और प्राइवेट सेक्टर को एक तरह से वो सोर्स मानता है ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक इविल्स का। तो आप देख सकते हैं इसका जो मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट मोटिव, इसका जो मेन मोटिव है वो है सोशल वेलफेयर। बट इसकी भी कुछ अच्छाइयां हैं, इसकी भी कुछ अच्छाइयां हैं। इसमें है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी का सम्मान किया जाता है। जो डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज है इस मॉडल में वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में सोशलिस्ट मॉडल के, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश करने की बात कही जाती है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने इन दोनों का जो अच्छी चीजें थी उनको अपने देश में अपनाया, और जो उस मॉडल को अपनाया गया हमारे देश में उसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हमने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से कॉपी कर लिए, और जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स थे जिनमें मासेस की वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता था उन प्रिंसिपल्स को हमने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से कॉपी कर लिया, और इसलिए हमारा जो एक मॉडल बना हुआ था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल भी कहते हैं। तो हमने अपने देश में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की भागीदारी का इंपॉर्टेंस हमने समझा और ये माना कि दोनों ही जरूरी है देश को आगे ले जाने के लिए। ये जैसे बोलता था किसी प्राइवेट सेक्टर को ही इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करना चाहिए, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना के बराबर होना चाहिए। ये बोलता था कि प्राइवेट सेक्टर रहे ही नहीं, सिर्फ सरकार ही सारे रिसोर्सेज पर सरकार का ही स्वामित्व हो। तब इन दोनों आइडियोलॉजी हमारे देश के लिए सुटेबल नहीं थी, तो इसलिए हमने जो आइडियोलॉजी अपनाया उसका नाम पड़ा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल भी था, जिसमें हमने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर
दोनों के रोल का सम्मान किया और दोनों को अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए दोनों का जो पोटेंशियल है उनका इस्तेमाल किया। तो जो अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्न के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए और किस प्रकार उन उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का वितरण किया जाए। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, मार्केट उन वस्तुओं को की उपलब्धता सुनिश्चित करवाता है जिसको वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है, और जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं और जिनको मार्केट प्रोवाइड करने में सक्षम ना है या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उन वस्तुओं को सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप समझ गए कि सोशलिस्ट मॉडल के क्या फीचर्स हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या फीचर्स हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको जो सोवियत यूनियन का सोशलिस्ट मॉडल था वो उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वहां पे जितने भी फैक्ट्रीज थे, जो भी फार्म्स थे, उन पे सरकार का आधिपत्य था। तो हमने जो मॉडल अपनाया था वो डेमोक्रेटिक मॉडल था। हमारे लिए संभव नहीं था कि लोगों की संपत्ति को छीन के सरकार उनको हथिया ले और सारी रिसोर्सेज पर सरकार का स्वामित्व हो, ये संभव नहीं था। इसलिए जो मॉडल हमने अपनाया वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया। हमने लोगों के इंडिविजुअल कैपेसिटीज का भी सम्मान किया, हमने लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टीज को संरक्षित किया और सरकार एक्टिव रोल प्ले की, नो डाउट, बट प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने का हमने मौका दिया। तो आप देख सकते हैं कि नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स एंड थिंकर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया sought an alternative to the extreme versions of capitalism and socialism। अभी मैंने बताया कि जो एक एक्सट्रीम थे ये दोनों आइडियोलॉजी, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का सम्मान करता था, एक प्राइवेट सेक्टर के रोल को मेजर मानता था, और एक दूसरी तरफ बोलता था कि सारी रिसोर्सेज का राष्ट्रीयकरण कर दो, सारी रिसोर्सेज का जो अधिकार होना चाहिए वो सरकार का होना चाहिए। तो इन दोनों आइडियोलॉजी थी, पूरी तरह से एक्सट्रीम आइडियोलॉजी थी। तो हमने एक अल्टरनेटिव रास्ता चुना, वो अभी मैंने बताया, और जो आइडियोलॉजी हमने अपनाई वो था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नो डाउट हमारे लीडर्स को जो सिस्टम अपील की वो समाजवाद थी, बट उनके द्वारा समाजवाद की ऐसी प्रणाली अपनाई गई जिसमें उसके जो बेस्ट चीजें थी उसको अपनाया गया और उसकी जो कमियां थी उसको हमने छोड़ दिया। तो समाजवाद की ऐसी प्रणाली हमने अपनाई जो कि विशेषताओं से युक्त थी किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जहां पे पब्लिक सेक्टर का रोल मेजर होगा, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहेगी और निजी संपत्ति भी रहेगा और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। तो इसमें सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी और निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1948 का, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व थे उन्होंने भी कहीं न कहीं उनका भी जो दृष्टिकोण था यही था कि सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो सरकार के प्रयासों को सप्लीमेंट करे। इसलिए प्लानिंग कमीशन भारत सरकार के द्वारा 1950 में सेटअप किया गया और जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और इस तरह 1950 से पंचवर्षीय योजनाओं के एक युग का सूत्रपात हुआ हमारे देश में। और आप जानते हैं कि पहला 5 ईयर प्लान हमने 1951 से 1956 के बीच चलाया था। अब हम आगे द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान को देखेंगे। तो किसी भी प्लान का जो गोल्स होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जो गोल्स था हमारा 5 पंचवर्षीय योजनाओं का वो बेसिकली था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ग्रोथ विकास, मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, इक्विटी समानता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सभी प्लान ने इन सारे गोल्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे। इसलिए हमें एक चॉइस करना पड़ता था हर एक प्लान में कि किस वाले मोटिव पे वो हम ज्यादा फोकस में रखेंगे, कौन से गोल का फोकस इस प्लान में ज्यादा रहेगा। लेकिन जो हमारे प्लानर्स होते थे
उनका ये प्रयास रहता था कि जहां तक संभव हो सके कि जो चारों उपदेश है उनमें कोई अंतर विरोध ना हो, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। उसके बाद हम आगे योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है व्हाट इज ए प्लान, योजना क्या है। तो एक योजना क्या व्याख्या करती है? ये व्याख्या किसी भी देश की योजना करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। हाउ द रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन शुड बी पुट टू यूज। उसके कुछ जनरल गोल्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको एक निश्चित समय अवधि में पूरा करना होता है। तो जो भारत में जो पंचवर्षीय योजना थी वो नाम से ही वो 5 सालों की थी, जिसलिए उनका नाम 5 ईयर प्लान्स पड़ा। और हमने ये कॉन्सेप्ट सोवियत यूनियन से बोरो किया था, जो कि पायनियर था नेशनल प्लानिंग में। सोवियत यूनियन ने 1928 में अपने देश में प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल को स्टार्ट किया और बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रास्ते पे अग्रसर हुआ था सोवियत यूनियन। तो इसी से इंस्पायर्ड होकर हमने भी भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। तो हमारे जो प्लान डॉक्यूमेंट्स थे अप टू 2017 तक, इसलिए कि 12 5 ईयर प्लान ही हमारा अंतिम पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद हमने प्लानिंग कमीशन को एब्लिश करके नीति आयोग को लाया है। तो 2017 तक जो भी प्लानिंग हमने देखी तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो 2 तरह के होते थे। एक तो जो हम प्राप्त करना चाहते थे उन 5 सालों में, और दूसरा जो हम आने वाले 20 सालों में प्राप्त करना चाहते थे। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती थी उसको पर्सपेक्टिव प्लान भी कहा जाता था। तो एक 5 वर्षों में हमें क्या प्राप्त करना है वो योजना बताता था। फिर हम एक लॉन्ग टर्म विजन भी लेके चलते थे 20 सालों का। तो जो 5 ईयर प्लान्स होते थे वही एक तरह से बेस प्रोवाइड करते थे, एक आधार प्रोवाइड करते थे पर्सपेक्टिव प्लानिंग के लिए। जो परिप्रेक्षात्मक योजनाएं होती थी, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती थी, उनके लिए जो 5 ईयर प्लान होता था वो एक तरह से बेस प्रोवाइड करता था। और जो भी हमने गोल्स अभी देखे, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ, तो ये अनरियलिस्टिक होगा कि हम ये एक्सेप्ट करें कि सारे गोल्स को हम एक साथ प्लान में इक्वली इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गोल्स है वो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट में है। कैसे कि मान लीजिए हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, ज्यादा मशीन्स का प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ेगा। जो हमारा लक्ष्य है कि रोजगार को हम बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा, वो ऐसा होगा नहीं। और जो डिमांड फॉर लेबर है वो घट जाएगी, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। तो इसलिए जो हमारे प्लानर्स थे उनको बैलेंस करना पड़ता था अलग अलग गोल्स के बीच, उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ता था, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, नो डाउट। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग गोल्स अलग अलग प्लान्स में एम्फेसाइज किए गए हैं। और हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी वो ये नहीं बताती थी कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। यह ना तो संभव है और ना ही आवश्यक है। जो सोवियत यूनियन था, फॉर्मर सोवियत यूनियन, उसने इसका प्रयास किया था और उसमें वो बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था। आपको पता है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई थी 1991 में। जो भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी और सोवियत यूनियन, वो बुरी तरह से धाराशायी हो गई थी 1991 में। इसलिए जो नेहरू जी का मॉडल था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, वो बहुत ही एक तरह से सफल रहा। उनकी जो सोच थी कि बेस्ट जो है दोनों सिस्टम्स का, उसको अडॉप्ट करके, उसको रिफाइन करके अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार उसको अडॉप्ट किया जाए, वो जो नीति थी नेहरू जी की वो बहुत ही अच्छी थी। क्योंकि आप जानते हैं कि 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भी एक तरह से रीढ़ तोड़ दी थी और सोशलिस्ट मॉडल भी 1991 में फेल हो गया था। तो किसी भी चीज का रिजिड अप्रोच जो होता है वो डाउनफॉल का कारण बनता है। इसलिए हमने जो बेस्ट था दोनों इकोनॉमिक सिस्टम्स का उसको अपनाया, इसलिए हम आज तक आगे बढ़ सके हैं और भारत भी तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है इन 70-80 सालों में। लास्ट में ये बोला जा रहा है कि इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि, और जो बाकी हैं उनको उन्हें बाजार पे छोड़ देना चाहिए। मतलब सरकार को सारी चीजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिन पे उनका कंट्रोल है उनके लिए वो बता दें कि कितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा, लेकिन अगर ज्यादा हर एक क्षेत्र में वो हस्तक्षेप करेंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा। हमने समझा कि योजना क्या होता है और
भारत ने जो योजना अपनाई उसमें दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते थे, एक शॉर्ट टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन 20 साल का होता था और जो शॉर्ट टर्म विजन होता था हमारा 5 सालों का होता था। और जो गोल्स थे हमने अलग अलग 5 ईयर प्लान्स में अलग अलग गोल्स पे एम्फेसाइज किया, क्योंकि एक्चुअली एक साथ सारे गोल्स को अडॉप्ट करना, इक्वल एम्फेसिस देना वो अनरियलिस्टिक भी नहीं था। इसलिए हमारे प्लानर्स ने अलग अलग गोल्स को अलग अलग 5 ईयर प्लान्स में एम्फेसाइज किया। अब हम अलग अलग गोल को डिटेल में देखेंगे। पहला जो गोल है वो ग्रोथ। तो जो ग्रोथ है, जो समृद्धि है, उसका जो अर्थ होता है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन क्षमता है, अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो उसको हम ग्रोथ का एक पैमाना मान सकते हैं। मतलब वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने की क्षमता अगर हमारी बढ़ रही है साल दर साल, तो उसको हम ग्रोथ मानते हैं। इट इम्प्लाइज आइदर ए लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और द लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। तो अगर उत्पादक पूंजी में अगर बढ़ोतरी हो रही है, या फिर जो उसके सपोर्टिंग सर्विसेज है, सहायक सेवाएं जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सेवाओं का भी अगर विस्तार हो रहा है, या फिर उन वस्तुओं और सेवाओं का क्षमता वर्धन हो रहा है, तो उसको हम ग्रोथ मानेंगे। तो अगर ज्यादा से ज्यादा मशीन्स हमारे पास होने लगे, कैपिटल स्टॉक हमारा बढ़ जाए, या फिर हमारे यहाँ सर्विसेज चाहे वो बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इन सारी सर्विसेज जो हैं जो कि मदद करती है एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में, जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है, बैंकिंग सर्विसेज है, ये एक तरह से सप्लीमेंट करती है। पैसा का आदान प्रदान तो होता ही है उत्पादन में, मशीन्स खरीदने में पैसे का इस्तेमाल होता है, तो ये सपोर्ट करती है। तो अगर इन चीजों में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर मशीन्स की जो इफिशियंसी है, जो कैपिटल स्टॉक है हमारा, जो हमारी सर्विसेज है, उसकी इफिशियंसी बढ़ रही है, तो इनको हम ग्रोथ मानेंगे। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अगर इन्हांसमेंट हो रहा है तो ये ग्रोथ का एक पैरामीटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पहले आप लोग को समझना पड़ेगा, सकल घरेलू उत्पाद। तो अगर सकल घरेलू उत्पाद में साल दर साल एक स्टडी इंक्रीज है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो ये सबसे अच्छा एक इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमिक के ग्रोथ को मापने का। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। तो जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। तो एक निश्चित समय अवधि, जो कि बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें कितनी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसी को हम जीडीपी में कंसिडर करते हैं। जीडीपी का कॉन्सेप्ट अपने क्लास 10th में भी पढ़ चुका है, और इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा। बस फाइनल गुड्स ये आप समझ चुके होंगे कि जैसे कि अगर ब्रेड है तो उसके लिए वीट, और वीट का फ्लोर जो हो गया वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और फाइनल प्रोडक्ट ब्रेड कहलाएगा। तो जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स के को ही काउंट किया जाता है, ऐसा इसलिए ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए। यहाँ पे जीडीपी को केक से कंपेयर किया गया है कि जैसे जैसे केक जितना बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे देश में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, उस देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ होता है, और जिसका मापने का पैमाना जीडीपी है। और जो सकल घरेलू उत्पाद है वो अलग अलग सेक्टर्स से हम डिराइव करते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों को योगदान से ही, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। तो कुछ देश की अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी ग्रोथ में है, उसमें कृषि क्षेत्र का ज्यादा योगदान रहता है। वही किसी कंट्रीज में आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर उस देश की डोमिनेंट सेक्टर होती है, उसका योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में जो सर्विस सेक्टर का योगदान है, उसका जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर और लास्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद हम मॉडर्नाइजेशन को देखेंगे। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। तो वस्तुओं के सेवाओं और उत्पादन करने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो उत्पादक है उनके द्वारा अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, नई नवीनतम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई किसान है तो वो अपने फार्म पे आउटपुट को बढ़ा सकता है, और अगर वो नई वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करे पुराने को छोड़ के, जैसे कि अगर HYV सीड्स जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, तो उससे जो उसकी पैदावार है, जो फार्म आउटपुट है वो ज्यादा होगी।
सिमिलरली केस में कोई फैक्ट्री है और वहां पे अगर नई नई नवीनतम मशीन्स लगाई जा रही है, उनसे अगर आउटपुट बढ़ रहा है, तो ये हम कहेंगे कि इसमें जो नवीनतम टेक्नोलॉजी अपनाई गई है उसी का योगदान है कि आउटपुट्स बढ़ी है, और इसी को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। हालांकि अगर मॉडर्नाइजेशन को हम इकोनॉमिक टर्म्स में ही रिस्ट्रिक्ट कर दें तो इसका जो स्कोप है वो कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन का जो दायरा है वो बहुत ही ब्रॉड है। इसका अगर हम सोशल टर्म्स में हम इसको देखें तो जब लोग ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो महिलाओं को भी समान अधिकार होना चाहिए जैसे पुरुषों को अधिकार है, तो ये भी जो एक तरह से मॉडर्नाइजेशन ही है। तो मॉडर्नाइजेशन का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। जब हम ये स्वीकार करें कि महिलाएं भी अच्छा काम कर सकती हैं। पुराने समय में क्या होता था, परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक ही सीमित मान लिया जाता था, लेकिन आधुनिक समाज में नारियों की जो प्रतिभाएं हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आज वो घर से बाहर जाके बैंक, कारखानों, विद्यालय आदि स्थानों का में जाके अपनी जॉब कर रही हैं, और जो समाज महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करवाता है आर्थिक क्रियाओं में, वही समाज कहीं ना कहीं समृद्ध होता है और विकास की नई ऊंचाइयों को वो छूता है। तो मॉडर्नाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में ही नहीं, हमारे जो सामाजिक ढांचा है उसमें भी हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। सबको समान अवसर देने की जरूरत है, तभी हम रियल टर्म्स में मॉडर्नाइज हो पाएंगे। उसके बाद है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। तो किसी देश को आर्थिक विकास या फिर आधुनिकीकरण करने के लिए या तो वो खुद अपने संसाधनों का प्रयोग करके ये ऐसा कर सकता है, या फिर वो संसाधन बाहर से दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकता है, उनका आयात कर सकता है। तो जो पहला हमारा शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी उसने आत्मनिर्भरता पे बहुत ज्यादा बल दिया। इसका मतलब था कि हम जो वस्तु अपने देश में प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम अपने देश में प्रोड्यूस करें, और जो वस्तुओं का हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनको कोशिश करें कि हम उनको खुद से प्रोड्यूस करें। ऐसा ये माना गया कि ये हमारे लिए जरूरत की चीज है। खासकर जब हम आजाद हुए थे तो हम भारत की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वे खुद खाद्यान्न अपने देश के लोगों को लिए खाने भर अनाज का उत्पादन भी कर सके। हम एक समझौता था PL 480 समझौता, जिसके तहत हम PL 480 एग्रीमेंट, जिसके तहत हम USA से फूड ग्रेन्स को अपने देश में इंपोर्ट किया करते थे। और आप दुर्भाग्य की बात आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोग जानवरों को जो खाना दिया जाता था, स्पेशली सुअर, उनको जो फीड करवाया जाता था वही कहीं ना कहीं वही चीज भारत में सेंड कर दिया जा रहा था US द्वारा। तो आप समझ सकते हैं ये हमारे देश के लिए एक गलानी की बात थी। और दो देश हाल में ही आजाद हुआ हो, 200 साल की गुलामी जिसने झेली हो, तो वो ये आप समझ सकते हैं कि जो देश विदेशी शासन से मुक्त हुआ देश हो, उसमें आत्मनिर्भरता पे बल देना स्वाभाविक प्रतीत होता है। और ये ऐसा इसलिए भी था कि ये डर था लोगों में, उस समय के नीति निर्माताओं में, कि अगर हम फूड सप्लाईज का इंपोर्ट करेंगे विदेशों से, ज्यादा अगर हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पे निर्भर रहेंगे, विदेशी पूंजी पे हम अगर निर्भर रहेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो संप्रभुता है वो खतरे में आ सकती है। कहीं ना कहीं हमें जो विदेशी हस्तक्षेप है हमारी नीतियों में वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए जो शुरुआत की हमारी पॉलिसीज थी, हमारा जो अप्रोच था वो इनवर्ड ओरिएंटेड अप्रोच था। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपना रहे थे। जो चीजें का उत्पादन देश में हो सकता है उनको हमारे देश में उत्पादन किया जाए, ये हमारी कोशिश थी। तो आप आत्मनिर्भरता से समझ जाए कि कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम आत्मनिर्भर हो सके। विदेशों पे जो हम डिपेंडेंट थे एसेंशियल फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट के लिए, और भी जो टेक्नोलॉजीज हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे थे उसको हम कम से कम करें। ये एक्चुअल अप्रोच शुरुआत के साथ 7 5 प्लान तक आपको देखने को मिलता है। और 1991 में हमने फिर अपनी अर्थव्यवस्था को खोला LPG मॉडल को अपना के, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अंतिम जो लक्ष्य है 5 ईयर प्लान का है वो है इक्विटी, समानता। तो अगर कोई देश सिर्फ ग्रोथ से, आधुनिकीकरण से या फिर आत्मनिर्भरता से अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार वो देश नहीं ला सकता है। ऐसा हो सकता है किसी देश में ग्रोथ जो हो वो बहुत अच्छा हो,
बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उस देश में इस्तेमाल हो रहा हो, फिर भी उस देश के अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हो। इसलिए ये जरूरी है कि जो आर्थिक विकास हो रहा है उसका लाभ गरीबों तक पहुंच सके, जो पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उन तक इसका लाभ पहुंच सके, इंस्टीड ऑफ बीइंग एंजॉयड ओनली बाय द रिच। ऐसा ना हो कि आर्थिक विकास का जो लाभ है वो सिर्फ अमीरों तक ही उसका लाभ पहुंच रहा हो। इसलिए इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात इक्विटी वाले कॉन्सेप्ट में समाहित है कि सभी लोगों तक, सभी जगहों तक विकास का लाभ पहुंच सके। खासकर जो पिछड़े वर्ग हैं वो भी, अगर देश विकास कर रहा है तो वो भी समृद्ध बन सके, जो गैप है रिच और पुअर के बीच उसमें कमी आ सके, तभी रियल मायने में देश में समानता होगी। तो इसलिए ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के साथ साथ इक्विटी भी बहुत ही आवश्यक है। हर एक भारतीय अपना बेसिक नीड्स मीट कर सके। जो बेसिक नीड्स है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, एक अच्छा मकान, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, और जो असमानता है संपत्ति के वितरण की, उसको उसमें कमी आनी चाहिए, तभी देश समानता की ओर आगे बढ़ सकेगा। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहां तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकास के कदम के मुद्दों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए हम आगे बढ़ने से पहले पीसी महालनोबिस के बारे में पढ़ लें, जो कि भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। और भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसको बनाने में अत्यंत ही ये जो काम था हमारा, वो बहुत लोगों के प्रयास से ये सफल रहा था, जिसमें एक नाम आपका पीसी महालनोबिस जी का भी आता है। ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिशियन थे, एक सांख्यिकीविद थे ये श्यामचंद महालनोबिस। प्लानिंग की जो शुरुआत आप रियल टर्म्स में मान सकते हैं भारत में, वो सेकंड 5 ईयर प्लान से उसकी शुरुआत हुई थी। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारित बेसिक आइडियाज दिए गए थे। जो इस प्लान था सेकंड 5 ईयर प्लान में, देश को कैसे आगे ले जाना है आने वाले दिनों में, उसका लेखा जोखा कहीं ना कहीं इसी 5 ईयर प्लान में तैयार किया गया था। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स था हमने इसी 5 ईयर प्लान में एक्सेप्ट किया। आपको मैं बता दूं, एक अवार्डी में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अवार्डी सेशन INC का 1955 में। उसका एम ही था टू एस्टेब्लिश इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिस्टिक लाइंस ऑफ सोसाइटी। तो सोशलिस्टिक पैटर्न जो गोल था इसी योजना में एक्सेप्ट किया गया था, और इसी को IPR 1956 में इसकी झलक हमको देखने को मिलती है। तो महालनोबिस जी को सेकंड 5 ईयर प्लान का निर्माता के रूप में आप देख सकते हैं, और इसलिए उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है, क्योंकि रियल टर्म्स में जो हमारी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी वो सेकंड 5 ईयर प्लान से ही स्टार्ट हुई थी। महालनोबिस जी का जन्म 1893 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उनकी पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी कलकत्ता में, जो कि कोलकाता में है, और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से उनकी हायर स्टडीज हुई। स्टैटिस्टिक्स विषय में उनके योगदान के लिए, जो सांख्यिकी विषय है उसमें उनका बहुत ही अमूलचूल योगदान है, जिसके कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली। 1945 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो सदस्य बनाया गया। ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी का उन्हें फेलो सदस्य बनाया गया। यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है, जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता था। तो इसका सदस्य बनने का गौरव इसी महालनोबिस जी को प्राप्त हुआ। और ISI जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, उसकी स्थापना भी महालनोबिस जी ने ही की थी, और इनके द्वारा एक जर्नल स्टार्ट किया गया था जिनका नाम था सांख्य नामक एक जर्नल को स्टार्ट करने का योगदान भी इन्हीं को जाता है। जो आज भी जितने भी सांख्यिकीविद हैं उनके विचार में, उनके परस्पर जो विचार विमर्श है उनको साझा करने के लिए एक मंच के रूप में ये जो जर्नल है वो काम करता है, सांख्य। तो ये जो ISI है और जो सांख्य है, इसको वर्ल्ड ओवर इसको रिकॉग्निशन है, और जितने भी स्टैटिस्टिशियन है, जितने भी इकोनॉमिस्ट है, उनको ये दोनों संस्थान का भी बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है ये। और ये जर्नल जो है, ये जितने भी सांख्यिकीविद हैं और जितने भी अर्थशास्त्री हैं, वो इसका बहुत ही ज्यादा रिकॉग्निशन है उनके बीच।
इस जनरल का और इस इंस्टीट्यूट का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह उन्होंने दी थी। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के निर्माण जो हो रहा था उस पीरियड में उन्होंने ऐसा कहा कि आप बाहर से भी जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उनको आप बुलाइए। और ऐसा देखा गया कि जो अर्थशास्त्री आए और जिनका योगदान रहा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाने में, उनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को बाद में नोबेल प्राइज भी मिला है। तो उनमें जो अर्थशास्त्री बुलाए गए थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो महालनोबिस द्वारा बताई जा रही सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के वो आलोचक थे, वो विरोधी थे। फिर भी महालनोबिस जी ने उनको इनवाइट किया और आलोचकों की सुनने की उनकी वो इच्छुक थे, जो कि एक महान विद्वान, महान विद्वता का घोतक है। ऐसा वही लोग कर सकते हैं जो कि एक महान इंसान हो। या आप अपने क्रिटिक्स को बुलाएं, उनकी बातों को आप सुने, उनका सम्मान दें, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि महालनोबिस जी कितने मैच्योर इंसान थे, कितने विद्वता थी उनकी। आज बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं वो महालनोबिस के अप्रोच को, जो प्लानिंग अप्रोच उन्होंने बताया, उसको वो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन महालनोबिस जो जी का जो योगदान है और उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, वो हमेशा याद किए जाएंगे। फॉर प्लेइंग ए वाइटल रोल इन पुटिंग इंडिया ऑन द रोड टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, देश को आर्थिक गति के राह पे लाने में महालनोबिस जी का जो योगदान है वो हमेशा याद किया जाएगा। और जो सांख्यिकीविद हैं वो हमेशा उनकी जो थ्योरीज जो उनके द्वारा डेवलप की गई थी उनका फायदा वो लेते आ रहे हैं और वो लेते रहेंगे। बहुत सारी जो थ्योरीज हम देख रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, पाई चार्ट, ये जितनी भी आप स्टैटिस्टिकल टूल्स देखते हैं उनको डेवलप करने में महालनोबिस जी का बहुत ज्यादा योगदान था। इसलिए उनके सांख्यिकी सिद्धांतों के उनके योगदान के लिए सांख्यिकीविद हमेशा उनको नमन करते रहेंगे। 2.4 जो है बॉक्स, उसको भी हम देख लेते हैं। द सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। जब देश विकास करता है ना, तो उस देश के संरचनात्मक परिवर्तन होता है। नॉर्मली जो विकास होता है, जब कोई भी देश विकास करता है, जो नॉर्मल ट्रेंड है, वो कृषि क्षेत्र का योगदान जो होता है जीडीपी में वो गिरता है, वो डिक्लाइन करता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो योगदान है वो बढ़ता है। और बाद में सेवा क्षेत्र एक डोमिनेंट क्षेत्र के रूप में स्टेब्लिश होता है और उसका योगदान बाकी दो सेक्टर से ज्यादा होता है। जब किसी देश एक हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट अटेन कर लेता है तो जो सर्विस सेक्टर योगदान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। बट इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है कहीं ना कहीं यूनिक है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का नो डाउट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो घटा, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ा नहीं जिस अनुसार से बढ़ना चाहिए। और सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ डोमिनेंट सेक्टर हो गया। सर्विस सेक्टर ने इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको ओवर पावर कर लिया। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज्यादा जो योगदान था वो सर्विस सेक्टर का था। और 1990 के आते आते जो सेवा क्षेत्र था वो हमारा डोमिनेंट सेक्टर हो गया। जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में पहले सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का होने लगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर और बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर। डिस्पाइट बिंग कि सबसे ज्यादा जो मासेस थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगी हुई थी, लेकिन उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो कम हो रहा था, जो कि अच्छा चीज नहीं था इंडिया के लिए। लेकिन सर्विस लेड ग्रोथ हमारा रहा है 1990s के बाद, पोस्ट 91 जो सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ जीडीपी में योगदान है वो बढ़ते गया है। और जैसे जैसे हम ग्लोबलाइज होते गए हैं, सर्विस सेक्टर हमारा डोमिनेंट सेक्टर बन गया है जीडीपी में के ग्रोथ रेट में। बाकी हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, एंड जो आपका लास्ट है ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में करने से ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।